देखिए बच्चों क्या है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर 40 से 35 हो जाता है कितने टाइम में, 10 मिनट में। बोल रहे हैं 35 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर कितना टेम्परेचर का डिक्रीज हुआ, यहां भी टेम्परेचर का डिक्रीज कितना हुआ, क्या टाइम बराबर लगना चाहिए क्या? टाइम बराबर होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा हो जाना चाहिए? ज्यादा हो जाना चाहिए। यही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। क्योंकि देखो क्या था, जब बॉडी का टेम्परेचर 40 से 35 के बीच में था तो बॉडी के और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था, तो रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा था, मतलब जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा था। जब टेम्परेचर 35 से 30 के बीच में वेरी करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर के पास आ चुका है, तो नाउ रेट ऑफ कूलिंग विल डिक्रीज, विल बी लेसर नाउ। तो रेट ऑफ कूलिंग लेसर होगी तो सेम ड्रॉप इन टेम्परेचर में टाइम ज्यादा लग जाएगा। सेम ड्रॉप इन टेम्परेचर में क्या होगा बेटे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब देखो एक तो तरीका क्या होता है कि आप तो प्रॉपर इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करो, जो पहले डेटा दिया हुआ है उससे आप के की वैल्यू डिटरमाइन कर लो और फिर उस के की वैल्यू को आगे सब्स्टिट्यूट करके, है ना। एक इसका अप्रोक्सीमेट मेथड भी होता है। देखो जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री था तो उसके और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस 20 था, तो रेट ऑफ कूलिंग वाज प्रोपोर्शनल टू 20। जब 40 से कम होकर के 39 हो जाए तो रेट ऑफ कूलिंग वुड बी प्रोपोर्शनल टू 19, देन रेट ऑफ कूलिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू 18, देन रेट ऑफ कूलिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू 17। तो अगर हम एग्जैक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें तो क्या रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर ड्रॉप के साथ लगातार कम हो रहा है, इट इज नॉट कांस्टेंट, रेट ऑफ कूलिंग इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन हम क्या करें, एक एवरेज रेट ऑफ कूलिंग निकाल लें, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। 40 से 45 होते समय जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहा होगा तो रेट ऑफ कूलिंग सबसे ज्यादा रही होगी। जब 35 डिग्री हो जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग सबसे कम हो जाएगी फॉर दिस रेंज, इस वाली रेंज के लिए। इसका मतलब जब टेम्परेचर बीच में होगा, when temperature of body is in between these two values, मतलब कितना, 37.5 डिग्री सेल्सियस, उस इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ कूलिंग होगी क्या उसको एवरेज रेट ऑफ कूलिंग बिटवीन 40 टू 35 डिग्री सेल्सियस मान सकते? तो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग when temperature decreases from 40 degree Celsius to 35 degree Celsius, it is equal to instantaneous rate of cooling when temperature was 37.5 degree नितिन,
क्यों बेटे? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग एट 37.5 डिग्री सेल्सियस क्या है? इट इज के इंटू 37.5 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या 20 डिग्री। जब बॉडी का टेम्परेचर 37.5 था तो बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस इतना है ना? हाँ, उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग ये है। ये दिस इज सेम एज एवरेज रेट ऑफ कूलिंग बिटवीन 42, और एवरेज रेट ऑफ कूलिंग को क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप अपॉन टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 35 डिवाइडेड बाय कितना, 10 मिनट्स। इतना डिग्री सेल्सियस पर मिनट का एवरेज रेट से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ नहीं? तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। यही कॉन्सेप्ट हम लगा दें किधर, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 35 टू 30। तो व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो मान लेते हैं टी टाइम लग रहा है टेम्परेचर गिरने में, तो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग कितना हो जाएगा, 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाई टी। एवरेज रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई टी। और ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स इन दोनों का जब मिड पॉइंट का टेम्परेचर है उस समय पर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग है। तो 35 और 30 के बीच का टेम्परेचर कौन सा होता है, 32.5। और 32.5 जब टेम्परेचर है तो बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग में डिफरेंस कितना है, इतना। दिस इज इक्वेशन नंबर। तो अब दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, या k की वैल्यू 1 से निकाल करके 2 में पुट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। k का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, हाँ सेल्सियस पर मिनट में ही छोड़ लो, क्योंकि उधर वापस मैं सेल्सियस पर मिनट में रखूंगा तो क्या होगा, आंसर मेरे को सीधा सीधा मिनट में आ जाएगा, है ना? तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, मतलब k की वैल्यू तो सेल्सियस पर मिनट नहीं, मिनट इनवर्स में ही आ जाएगी। मिनट, डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया, तो k कितना आ जाएगा, ये है 5/2 मतलब 5/10 मतलब 1/2, और ये कितना है 17.5, तो 1/35 मिनट इनवर्स, ये k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई 1/35 मिनट इनवर्स। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा, 35 माइनस 30 को लिख देते हैं 5/t इक्वल टू डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस यहां भी कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या हो गई, 1/35 मिनट इनवर्स, और 32.5 में से 20 गया तो कितना आ गया बेटे, 12.5। है ना? तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
5 इंटू 35 अपॉन कितना 12 ये आ जाएगा क्या 2.5 बेसिकली कितना 350 और 350 का मतलब 14 मिनट्स लगेंगे आपके। कितना टाइम लगेगा बच्चों 14 मिनट्स इसको टाइम लगेगा। हाँ बताओ। देखो इसी क्वेश्चन को अगर इंटीग्रेशन से करते हैं तो कैसे करते हैं भाई, देखो वही पहले के की वैल्यू निकालते और फिर के की वैल्यू को वापस यूज करके टाइम निकालते बाद वाला, है ना। तो देखो क्या दिया हुआ है हमें माइनस डी थीटा बाई डी टी। मान लेते हैं कि कुछ टेम्परेचर थीटा है बॉडी का, तो माइनस डी थीटा बाई सॉल्यूशन यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की मदद से कैसे, माइनस डी थीटा बाई डी टी को लिख दो के इंटू थीटा माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, तो आ जाएगा डी थीटा अपॉन थीटा माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इसको आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक, सम थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक, और इसको 0 से लेकर के टी तक। तो देखो बच्चों इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल dx अपॉन x को क्या लिखते हैं ln x, dx अपॉन x को लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा एस, ये हो जाएगा ln ऑफ थीटा माइनस थीटा, तो आ गया ln ऑफ थीटा माइनस थीटा एस, और इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर रहे हो आप थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, आरएचएस में आ गया कितना माइनस के टी। बॉडी का टेम्परेचर थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल होने में टी टाइम लग रहा है, तो ये इंटीग्रेशन बच जाएगा, क्या आ जाएगा ln ऑफ थीटा फाइनल माइनस थीटा सराउंडिंग माइनस ln ऑफ थीटा इनिशियल माइनस थीटा सराउंडिंग्स इज माइनस के टी, है ना। या ये के को आप माइनस साइन को हटा दो, मतलब ऐसे लिख लो ln ऑफ थीटा इनिशियल माइनस थीटा सराउंडिंग माइनस ln ऑफ थीटा फाइनल माइनस थीटा सराउंडिंग, दिस इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन आ जाती है आपके पास, मतलब अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, 2 बार अप्लाई करना। एक बार हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं जब थीटा इनिशियल कितना था 40 और थीटा फाइनल कितना था 35, तो क्या हो जाएगा ln ऑफ 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 20 इक्वल टू के टी
दैट मीन्स 40 माइनस 20 कितना, 20, और 35 माइनस 20 मतलब 15, तो ln ऑफ 20/15 है ना, ln ऑफ 20/15 इक्वल टू k इंटू टी की जगह क्या लिख देंगे, 10 मिनट्स। तो आपके पास k की क्या वैल्यू आ गई बेटे, k की वैल्यू आ जाएगी 1/10 इंटू ln ऑफ 4/, ये नीचे वाला पार्ट शायद नहीं दिख रहा, ऐसी वैल्यू k की आ जाएगी। ये बात समझ में आती है, भाई बताओ। अब देखो एक बार k इतना आ गया, अब इस इक्वेशन को दोबारा यूज कर लो, आपके थीटा इनिशियल को कितना रख दो, 35, और थीटा फाइनल क्या लिख दोगे, 30। अब 35 से 30 डिग्रीज होने का टाइम पता लगाना है ना, पहले 40 से 35 का टाइम लगाया था, अभी 35 से 30 का, तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ 35 माइनस थीटा सराउंडिंग्स 20 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना, KT। क्या आ जाएगा भाई साहब, ln ऑफ 15/10 इक्वल टू k केस इंटू टी। ln 15/10 का मतलब क्या होता है, ln ऑफ, तो t की क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 इंटू ln 3/2 डिवाइडेड बाय ln 4/, नहीं देखो ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.303 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, log 3 माइनस log 2, और इसको log 4 माइनस log 3, कैसा हो जाएगा, अभी इन सब की वैल्यू तो पता है ना अपने को, कोई पता होगी। log 3 क्या होता है, 0.4771, log 2 इज 0.30, log 4 को क्या लिख सकते हो, log ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 इंटू log 2, तो log 2 का ट्वाइस यानी 0.6020 माइनस 0.4771। क्या बात समझ आती है, कितना हो जाएगा देखो, 0.4771 माइनस 0.3010, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, 0 पॉइंट कितना, 1761, और ये कितना आ जाएगा, जीरो पॉइंट कितना, 1249।
log 2 और log 3 तो याद होना ही चाहिए भाई साहब। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। मैथ्स में अभी log पढ़ाया है क्या तुमको? अच्छा, याद रख। log 2 is 0.3010, log 3 is 0.4771। वैसे जनरली क्या होता है, एग्जाम्स में दे दी जाती है ये वैल्यूज, है ना, लेकिन ये इतनी कॉमनली यूज्ड है कि क्या है, याद हो तो अच्छा। पॉइंट में क्यों आएगा? देखो ये क्या लिखा हुआ है 0.176, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.18 लिख दें क्या अपन, और 0.1249 को 0.125 लिख दो। नहीं, 0.125 मतलब 1/8 होता है ना, अप्रोक्स क्या होता है 1/8 इज 0.125, तो ये 8 ऊपर चला गया, 18 8 जा 126, नहीं या 144, 18 8 जा 140, तो ये आ जाएगा कितना 1.44 इंटू 10, क्या आ गया 14.4, 14.4 मिनट। हाँ ठीक है ना, वो अप्रोक्सीमेट मेथड ही था। नहीं, एकदम प्रिसाइज ये, हाँ उससे ज्यादा प्रिसाइज ये है, इससे ज्यादा प्रिसाइज स्टीफन्स लॉ, लेकिन क्या है, ज्यादा प्रिसाइज करने के चक्कर में मुश्किल भी तो मुश्किल हो जाता है, मतलब टाइम ज्यादा लगता है ना, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाता है। तो एग्जाम में क्या है देखो, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करना है तो आप एवरेजिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, ये करने की जरूरत होती नहीं। और देखो हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ इसको ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर दिया थोड़ा सा, 0.176 को मैंने क्या मान लिया 0.180 मान लिया, अगर मैं इसको शायद उतना ही रखता तो क्या होता, थोड़ा सा कम मिलता है। नहीं, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इसको हम क्या कर ले, लेट्स से आप इसको तो 1/8 लिखना ठीक है, इसको तो 0.125 लिख सकते हैं, 49 को तो 5 लिख दो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.176 मल्टीप्लाइड बाई 8, कितना आता है ये देखते हैं। कितना आ रहा है 14.08 सेकंड मिनट, है ना, एकदम 0.1249 लेते तो शायद 14 ही आता। नहीं 0.1249 लिखते तो थोड़ा ज्यादा ही आता, क्योंकि हमने तो बढ़ा दिया ना इसको, तो हमारा कम आया, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा आना। और यार ये वैल्यूज भी तो क्या है, और भी आ गए डेसिमल डेसिमल में, तो ठीक है, लेकिन 14.08 मिनट को 14 मिनट लिख दो तो ठीक है, ज्यादा एरर थोड़ी है। वो एक जनरल फॉर्मूला, ये जनरल है, इसको याद भी रख सकते हो आप, है ना, इनफैक्ट इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी मैं बता देता हूँ कैसे याद रखोगे। ऐसे याद रखो, ऐसे मत याद रखो जैसे हमने लिखा है, इसको ऐसे याद रखो, ln ऑफ डेल्टा थीटा इनिशियल अपॉन डेल्टा थीटा फाइनल इज इक्वल टू KT। इनिशियल डेल्टा थीटा इनिशियल मतलब इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स, एंड डेल्टा थीटा फाइनल इज फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, एंड व्हाट इज T, इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर गिरने का टाइम।
है ना। हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं यहाँ? 22 रहते हैं जनरली। आज एक ज्यादा एब्सेंट है। हाँ बच्चों, ये समझ में आया सबको जो पढ़ा अभी हमने? दोनों मेथड से समझ में आया? हम्म। एक और क्वेश्चन करोगे? ओके तो देखो, एक इसका ग्राफ भी आप लिख लो साथ ही, क्या है? मतलब मान लो बॉडी का कुछ इनिशियल टेम्परेचर था और यहां सराउंडिंग्स का टेम्परेचर, तो क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वर्सेस टाइम का ग्राफ अपन बना रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा लॉगरिथमिकली डिक्रीज होता है ना। शुरू में देखो इस लाइन का स्लोप ज्यादा आएगा, बाद में लाइन का स्लोप कम होता। हाँ, इनफाइनाइट टाइम पे मीट करो, मतलब कभी मीट। क्योंकि देखो क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ऑलमोस्ट इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो गया, तो फिर हीट एक्सचेंज, नेट हीट लॉस बहुत धीरे धीरे हो रहा हो, तो फिर टेम्परेचर भी बहुत, जितना कम उनके बीच का टेम्परेचर गैप हो जाएगा उसके बाद ऑलमोस्ट, हाँ, फिर टेम्परेचर ड्रॉप होने की रेट बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, है ना। देखो ग्राफ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू जीरो ही आने लग गई ऑलमोस्ट। इसको बोलते हैं कि ग्राफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी अप्रोचेस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हो आप, लेकिन अगर थ्योरेटिकली हम कहें तो क्या है, वो कभी बराबर नहीं होगा। ये चीज समझ में आती है बच्चों? फिर आपने मुझे क्वेश्चन दिया था, मतलब क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करते टाइम वो अप्रोक्सीमेशन वाला यूज करना है, दोनों में ट्राई। अप्रोक्सीमेशन वाला, है ना, अप्रोक्सीमेशन वाला ही यूज करना है। और देखो वो एग्जाम में क्या है, आप ऑप्शंस के बेसिस पे भी जज कर सकते हो। ऑप्शंस अगर लॉग वॉग के टर्म्स में दिए गए हैं चारों ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है। या क्वेश्चन में ही मान लो आपको वैल्यू दे दी गई, ln 4/3 की वैल्यू इतनी यूज करो, ln 3/2 को इतना यूज करो, तो फिर क्या है, समझ जाना है यार, ये लॉग वॉग तो तभी आता है जब हम अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करते हैं, तो हमें उस हिसाब से उसको करना। हाँ, अप्रोक्सीमेट करके भी ला सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आंसर लॉग के टर्म्स में ही है तो फिर क्या है, बेटर है कि लॉग के टर्म्स में ही सॉल्व कर लो ना। क्या दिक्कत है भाई, सॉल्व करने में ही तो दिक्कत है।
बाकी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं ना दोनों में, नंबर ऑफ स्टेप्स तो उतने ही है। जैसे पुराने क्वेश्चन को भी अगर हमें लॉग के टर्म्स में ही छोड़ना होता तो अपनी पिछले की 4-5 स्टेप तो बच ही जाते। नहीं, वो आंसर क्या आ गया था हमारा, 10 ln 3/2/10 ln 4/ln 4/3 आ गया। अच्छा देखो, इसी तरह का एक और क्वेश्चन कराते हैं। लिखो क्या है, और बिल्कुल सेम ही है ना, खाली डेटा बदल रहा हूँ। अ बॉडी cools from a body cools from 50 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 10 minutes when placed in surroundings of temperature, when placed in surroundings of temperature कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। Okay, find the time in which temperature of body decreases from 40 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Find the time in which temperature of body decreases from 40 degrees Celsius to 30 degree Celsius. तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ता बेटे? नहीं, एक ही मेथड से करो तुम, तो एवरेज वाले से ही करो, लॉग वॉग वाले से रहना। जो बॉडी है वो कंपैरेटिवली कूल टेम्परेचर था एंड इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो हाँ मतलब आ सकता है, लेकिन उस केस में क्या है बेटे कि क्या ये लॉ हम अप्लाई कर पाएंगे, न्यूटन्स लॉ? पचास और 40 का एवरेज क्या होता है भाई? 45 होता है, तुम 30 क्यों लिख रहे हो?
भाई देखो कैसे करेंगे। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस से पहले 50 टू 40 डिग्रीज हो, तो 50 डिग्री से डिक्रीज हो रहा है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री। तो एवरेज रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस अपॉन 10 मिनट्स। ये किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, जबकि टेम्परेचर एवरेज था 50 और 40 का एवरेज क्या है 45। तो उस समय पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, 45 माइनस 20, है ना। फिर अगली बार 40 डिग्री सेल्सियस से कितना, 30 डिग्री सेल्सियस के ड्रॉप की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कितना, टेम्परेचर डिफरेंस 40 प्लस 30 बाई 2, 35 माइनस कितना, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। हाँ ऐसे निकालो, के की वैल्यू निकालोगे तो 1/20, यहां से के आ जाएगा कितना, के इज इक्वल टू 1/20 मिनट इनवर्स, 40 माइनस 30 इज 10/t इक्वल टू 1/20 मिनट इनवर्स इंटू कितना 10। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। क्या बेटे, नहीं नहीं, है ना, तो यही होगा, और तो यही होगा। कब ये, हाँ बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। देखो लिखो, लिखा था, लिखो लिखो लिखो। A body has heat capacity of 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। It is in equilibrium with surroundings. It is in equilibrium with surroundings at a temperature of 20 degree Celsius. It is in equilibrium with the surroundings at a temperature of कितना 20 degree Celsius. When it is heated with a source which supplies constant power of कितना 10 watts, which supplies constant power of 10 watts
for let's say 10 seconds. Temperature increases by कितना? By let's say 40 डिग्री सेल्सियस, है ना? ठीक है, full stop. The heat source is switched off after 10 seconds. Find the time in which temperature of the body decreases to 60 डिग्री सेल्सियस. हाँ, नहीं अबे ऐसा थोड़ी लिखा मैंने. 10 सेकंड में 40 डिग्री बढ़ा. भाई अभी जब मैंने पावर सोर्स स्विच ऑफ कर दिया तो फिर टेम्परेचर फिर डिक्रीज होना चालू हो जाए. नहीं, अब मैंने क्या लिखा था, कितना 40 डिग्री सेल्सियस डिक्रीजेस टू 50 डिग्री सेल्सियस लिख लो. फाइनल में 60 डिग्री की जगह क्या लिख लो, जो फाइनल लाइन है बेटे उसमें 60 डिग्री की जगह क्या लिख लो आप, 50 डिग्री सेल्सियस. हाँ बच्चों, क्वेश्चन नोट किया सबने? एक बार और लिखाऊं मैं? हाँ बच्चों, नोट कर लिया? देखो एक बार और बोल देता हूं फिर लिख लो. क्या है? अ बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, या अ बॉडी इज प्लेस्ड इन अ सराउंडिंग ऑफ कितना, 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इट इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ, its heat capacity is 2 joule per degree Celsius. It is heated with a source of power कितना, 10 watt for कितना, 10 seconds. Its temperature increases by 40 degree Celsius, है ना? Heat source is switched off at 10 seconds. After 10 seconds, find the time in which the temperature of the body drops to कितना, 50 degree Celsius. अच्छा देखो कैसे करेंगे इसको. एनर्जी सप्लाइड बाय हीट सोर्स कितना है, हीट सोर्स इन 10 सेकेंड्स, 10 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड्स मतलब
100 जूल। वॉट मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। वॉट मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। होता है यार सबको ठीक है। एनर्जी सप्लाइड बाय हीट सोर्स इन 10 सेकंड्स कितना हो जाएगा? 100 जूल। 10 वॉट का मतलब क्या होता है? 10 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 10 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो 10 सेकंड में कितनी जूल एनर्जी सप्लाई कर देगा? 100 जूल एनर्जी सप्लाई कर देगा। ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी कितना है? 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, है ना। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ है? इज 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी लिख सकते हैं, एस इंटू डेल्टा टी। 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस के लिए हीट चाहिए कितना? टेम्परेचर बढ़ाना है 40 डिग्री सेल्सियस। क्या 80 जूल की हीट चाहिए क्या? हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी कितना हो जाएगा बेटे? 80 जूल के बराबर आ जाएगा। बोलिए, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी इज इट इक्वल टू 80 जूल? क्यों? हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी इज इक्वल टू कितना? 80 जूल। हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी इज इक्वल टू कितना? 80 जूल। नाउ लुक एट दिस। हमने बॉडी को कितना हीट सप्लाई किया? 100। बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया? 80। इसका मतलब 20 जूल एनर्जी उसने लूज कर दी, है ना। भाई क्या होगा जब बॉडी 20 डिग्री पे, सराउंडिंग 20 डिग्री पे, तब तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू रेडिएशन इज 0। बट जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, वो साइमल्टेनियसली कुछ एनर्जी लूज भी करने लग जाएगा, है ना। कुछ एनर्जी क्या करने लग जाएगा? लूज भी करने लग जाएगा। तो उसने बेसिकली, अगर अपन ऐसे देखें तो ड्यू टू रेडिएशन, एनर्जी लॉस्ट बाय बॉडी को क्या लिख सकते हैं अपन? एनर्जी लॉस्ट बाय बॉडी इन 10 सेकेंड्स, ये कितना है? 20 जूल। तो एवरेज रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया? एवरेज रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन कितना हो गया? 20 जूल डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। इसका मतलब 2 जूल पर सेकेंड। नहीं, ये जो एवरेज रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या?
एवरेज rate of decrease of temperature. क्यों बेटे? एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू रेडिएशन या रेट ऑफ कूलिंग? नहीं, बेसिकली ये जो चीज आपके पास लिखी हुई है ये क्या है? माइनस डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एस डी थीटा। तो ये हो जाएगा एस डी थीटा बाई, और माइनस डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है ना? तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया? एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, 20 से 70 की रेंज में जो एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो कितना है? वो यहां से लिख सकते हैं हम, दैट इज दिस इज 2 जूल पर सेकेंड, और उसको किससे डिवाइड कर दें? 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड आ जाएगा? क्यों? यहां तक समझा था? ये नहीं समझा? 20 जूल एनर्जी रेडिएशन से लूज किया है, समझा? कितने टाइम में लूज किया है ये? 10 सेकेंड में। तो एवरेज रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन कितना हो गया? 20 जूल पर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, कितना आ गया? 2 जूल पर सेकेंड। ये 2 जूल पर सेकेंड माइनस डी क्यू बाई डी टी है। डी क्यू को हीट कैपेसिटी इंटू डी थीटा लिख सकते हो। अरे यार, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। डी क्यू क्या होता है? एम एस डी थीटा। एम एस को क्या लिख दिया? कैपिटल एस। तो डी क्यू क्या आ गया? एस डी थीटा। एम एस वाले फॉर्मूले में एस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपिटल एस क्या है? हीट कैपेसिटी। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 जूल पर सेकेंड। हीट कैपेसिटी कितना था? 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस इंटू माइनस डी थीटा बाई डी टी। क्या आ गया? ये 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड आ गया, है ना? ये क्या आ गया? मतलब कम होता, 1 सेकेंड में 1 डिग्री सेल्सियस इसका कम होता। अच्छा, यहाँ तो बढ़ रहा है सर, आप कम होने की बात क्या कर रहे हो? भाई बढ़ तो इस वजह से रहा है ना कि वो एक्सटर्नल सोर्स भी तो बैठा हुआ है उधर, एक्सटर्नल सोर्स भी बैठा हुआ है। ये तो हमने क्या निकाला है? रेडिएशन की वजह से इतना कम होता है। किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से। अब आप ऐसे देखिए, ये जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ कूलिंग आ गया एज पर न्यूटन्स लॉ, ये एवरेज रेट ऑफ कूलिंग आ गया 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ये किसके बराबर होना चाहिए? के।
ये किसके बराबर होना चाहिए, K इंटू जो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस होता, नहीं, बॉडी का टेम्परेचर अभी कहां से कहां जा रहा है, 20 से 70, तो 20 और 70 की एवरेज वैल्यू क्या है, 45, 20 प्लस 70/2, तो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग इस ड्यूरेशन में इतना रहा, 45 माइनस 20। इसका मतलब K की क्या वैल्यू आ गई बेटे, अच्छा 60, सॉरी यार 60 हुआ। बॉडी का टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ा, 40 डिग्री बढ़ा है ना, तो 20 से 60 हो गया, 20 से 60 हो गया, तो 20 और 60 का एवरेज कितना हुआ, 40, तो 40 माइनस 20, तो K की वैल्यू क्या आ गई, 1/20 सेकेंड इनवर्स, K की इतनी वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई 1/सेकेंड इनवर्स। अब क्या है, अब आपने जब बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया, तो आपने वो हीट का सोर्स हटा दिया, हीट का सोर्स हटा दिया, तो अब क्या होगा, बॉडी कूल होगी, के इतना ही रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, अब आपको कब से कब तक कूलिंग कराना है, टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 50 डिग्री सेल्सियस, तो 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय टाइम, 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं T सेकेंड, इक्वल टू K इंटू 60 और 50 के बीच में जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा वो निकालो, 55, 55 माइनस कितना, 20, ये बात समझ में आती है, 55 माइनस 20, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। K को हम लिख दें कितना, 1/20, 55 माइनस 20 को क्या लिख दें, 35, तो T की क्या वैल्यू आ जाएगी, 200/35, बेसिकली कितना, 100 बाई, नहीं 40/7, मतलब कितना बेटे, 5.7, लगभग 5.7। समझ में आई बात, थोड़ा सा अगर उनको कॉम्प्लिकेट करके पूछना है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। अरे यार, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, हीट सप्लाइड या हीट लॉस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर ड्रॉप, दोनों को टाइम से डिवाइड, तो ये क्या आ गया, एवरेज रेट ऑफ हीट लॉस, ये किसके बराबर होगा, हीट कैपेसिटी इनटू एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज, नहीं कर सकते हैं,
भाई पर सेकंड में लगा दिया ना हमने, बेसिकली जो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला होता है उसको हमने क्या कर दिया, पर यूनिट टाइम के लिए लगा दिया। हीट सप्लाइड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एम एस इंटू टेम्परेचर इंक्रीज पर यूनिट टाइम, या हीट लॉस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एम एस इंटू टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट। अब हम, हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, अब आप वो निकालिए आपका क्या होमवर्क जो हमने दिया था, क्या डाउट्स है वो डिस्कस करेंगे। क्यों, क्यों नहीं किया भाई? कैसे टेस्ट की तैयारी होगी फिर? करना चाहिए ना। मैंने इसका थर्मल एक्सपेंशन का कोई होमवर्क दिया नहीं था, वही दिया था, वो भी तुमने नहीं किया। तो मैं यही बिठा लें आज दिन भर और सॉल्व कराएं, न्यू ईयर यही मना दें तुम्हारा। नहीं, सेंटर क्यों बंद होगा, सेंटर खुला रहे। किस किसने नहीं किया? तुम्हारा तो भी पीछे से पढ़ रहा था, तुमने बेटे नहीं किया क्यों? करना चाहिए। क्या स्टार्ट किया था, लेकिन पावर के टू जब सर्जर पापा जो हुआ था तब थोड़ा कर दिया था, मैंने नहीं किया। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, एक बार करने से अगर, चलो ठीक है। हाँ भाई, जिसने किया है वो डाउट्स पूछ लो। जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है उनमें से किस किसने किया है, प्लीज रेज योर हैंड। वर्क पावर एनर्जी एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। किस किसने किया है? किसी ने नहीं किया, बट बहुत जल्दी बात है ये। हाँ भाई पूछिए, क्या डाउट्स है? कौन सा? वर्क पावर एनर्जी का फिफ्थ वाला। देखो इसमें क्या है, ये एक रिंग है, 2g एक्सेलरेशन से इसको लेकर जा रहा है। तो इसका तरीका क्या होता है, देखो दो तरीके। एक तो तरीका क्या है, रिंग को रोको, इन द फ्रेम ऑफ रिंग आप चले जाओ, तो रिंग तो रेस्ट पे हो गई, बट बिकॉज रिंग इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 2 mg। और एक फोर्स इस पे लग रहा है mg, एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल। ये आगे जाता है, मान लो किसी एंगल पे जाकर के, किसी थीटा एंगल पे जाकर के हमको पूछा ना थीटा मैक्सिमम क्या होगा। तो ये कब तक जाता रहेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी दोबारा जीरो नहीं हो जाती। यहां भी इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो हम इस पॉइंट से उस पॉइंट तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से वहां तक मैं ग्रेविटी का वर्क लिख दें। ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा mg इंटू कितनी हाइट इंक्रीज हुई है, क्या उसको r माइनस आर कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। और क्योंकि ऊपर गया है तो ग्रेविटी का वर्क विल बी नेगेटिव, प्लस ये जो 2mg फोर्स लगा है इसका वर्क। तो 2mg फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो दिखना है। ये डिस्टेंस r है तो डिस्टेंस r साइन थीटा हो जाएगी। तो mg इंटू r साइन थीटा ये बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। तो mg कॉमन आकर के mg से कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा को लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा किसके बराबर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। साइन थीटा बाई 2 को कैंसिल कर दो, साइन थीटा बाई 2। मान रहे थे कि वो मैक्सिमम वैल्यू 0 तो नहीं, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा ये वाला फोर्स 2mg है ना बेटे, ये जो फोर्स है वो कितना है 2mg, तो 2mg इंटू आर साइन थीटा आना चाहिए। तो इधर एक 2 और आना, यानी यहां पर एक 2 और है। तो 2 इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, इसका मतलब थीटा बाई 2 किसके बराबर आ गया, टेन इनवर्स 2। तो थीटा कितना हो गया, 2 टाइम्स टेन इनवर्स 2। ये बात समझ में आती है भाई। सूडो फोर्स का वर्क में क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फोर्स इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। यहां से वहां तक जाने में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ है। ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला आर साइन थीटा हो जाएगा, हाइपोटेनियस आर। नहीं भाई देखो पार्टिकल क्या है, इधर से कुछ थीटा एंगल तक चला गया, ये डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस भी आर है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो हुआ है बेटे। ये आर है, हाइपोटेनियस है ट्राइंगल की, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो 2mg इसी डायरेक्शन में तो लगता रहा है हमेशा, तो उसका वर्क 2mg इंटू आर साइन थीटा नहीं। ग्रेविटी नीचे लगा है, डिस्प्लेसमेंट इतना ऊपर की तरफ हुआ, ये आर है, ये वाली दूरी क्या है, आर कॉस थीटा, तो ये कितना होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, है ना। तो mg लगा नीचे, आर माइनस आर कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो इसलिए mg का वर्क क्या लिखा, माइनस mg इंटू आर माइनस आर कॉस। ठीक है, नॉर्मल का वर्क विल बी 0, क्योंकि नॉर्मल हमेशा किधर से पास होगा, सेंटर से। तो ds वेक्टर और नॉर्मल के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी। देखो एक इसका दूसरा मेथड भी, दूसरा मेथड देखो क्या होता, आप अभी ये 2g फोर्स को भूल जाओ, 2g फोर्स नहीं लग रहा है ऐसा मानो। अगर मान लो मैं इस पार्टिकल को किसी थीटा नॉट पोजीशन से रिलीज करूं, तो क्या ये दूसरी तरफ भी थीटा नॉट पोजीशन पे ही जाकर के रुकेगा क्या, है ना। अब एनर्जी कंजर्वेशन, स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये थीटा नॉट बेसिकली क्या है, जो पार्टिकल पे एक
ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स लग रहा था, वो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल का इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 2 थीटा, है ना। mg क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स जो पार्टिकल पे हमेशा लग रहा है। नाउ कट टू द सिचुएशन वेयर apart from mg you have another force which is 2mg, which is also always constantly acting on the particle। तो mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 2mg लग रहा है लेफ्ट की तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा, है ना। ये mg होगा और वो 2mg, तो ये मिलकर के √5mg हो जाएगा। और ये एंगल अगर मैं निकालूंगा, इसको कुछ अल्फा नाम दे दूं, तो tan अल्फा को 2mg/mg ऐसा लिख सकता हूं। तो ये 2 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 2, है ना। मतलब अब क्या हो गया है बच्चों, अब ऐसा हो गया है कि पार्टिकल पर नेट फोर्स mg नहीं लग रहा, कितना लग रहा है √5mg। mg नहीं लग रहा, कितना लग रहा है √5mg, और वो इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा, कुछ ऐसी डायरेक्शन में लग रहा। समझ रहे हो, हमेशा कुछ ऐसी डायरेक्शन में लग रहा है, एंगल पे लग रहा है ना। मतलब आप ऐसे समझो कि आपका ग्रेविटी यो टेढ़ा हो गया है, ठीक है, और ये एंगल कितना है अल्फा, विच इज tan इनवर्स 2। अब पार्टिकल को मैंने, अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन ये हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन ये हो जाएगी, अगर आप यहां पे लाके छोड़ोगे तो इधर ही रुका रहे, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स इधर ही लग रहा है ना। जब सिर्फ mg लग रहा होता तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन, अभी वो पोजीशन ये हो गई। तो आपने एक तरीके से क्या किया, जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी उससे अल्फा एंगल ले जाकर के छोड़ा, तो क्या होगा, क्या वो इधर के दूसरी तरफ भी अल्फा एंगल तक ही जाएगा। तो अगर आपने यहां से छोड़ा है पार्टिकल को इधर तक अल्फा और फिर अल्फा और आगे जाए, तो टोटल इसके रेस्पेक्ट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 अल्फा, अल्फा इज tan इनवर्स 2, तो 2 अल्फा इज 2 tan इनवर्स 2, है ना। ऐसा भी सोच सकते। और बोलिए सेवेंथ, सेवेंथ क्या है, car of mass m starts moving so that its velocity varies according to v equal to beta root s, where beta is a constant and s is distance covered. Total work performed by all the forces which are acting on the car during first 30 seconds after beginning of the motion is, देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 बिगनिंग ऑफ द मोशन पे वेलोसिटी 0, है ना। when what is v, v is velocity at time t, v is velocity at time t। अब देखो बेटे ये वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एज फंक्शन ऑफ टाइम, हमें वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन तो दिया हुआ है बीटा रूट एस। एक बार ऐसा करते हैं कि इस रिलेशन से अपन एक्सेलरेशन पता करने की कोशिश कर लेते हैं, एक्सेलरेशन पता लग जाएगा तो फिर पता चलेगा कैसे करना है, कांस्टेंट आ गया तो अलग तरीके से करेंगे, वेरिएबल आ गया तो इंटीग्रेशन से करेंगे। लेट अस कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज v dv by ds, v को लिख देते हैं बीटा रूट एस और dv by ds मतलब इसको डिफरेंशिएट कर, बीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो बीटा रह जाएगा, रूट एस का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एस से रूट एस कैंसिल हो गया, मतलब एक्सेलरेशन बीटा स्क्वायर बाई 2 आ गया। मतलब एक्सेलरेशन कैसा आ गया
कांस्टेंट आ गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, रूट एस है ना, क्वेश्चन तो पढ़ो भैया, रूट 5 7। जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो तो देखो, एक्सेलरेशन बीटा स्क्वायर v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखते हैं। u क्या है, u प्लस एटी क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए। अगर एक्सेलरेशन भी कुछ एस वेस का फंक्शन आ जाता तो फिर हम ऐसा नहीं लिखते, लेकिन कांस्टेंट आ गया तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, व्हाट इज a, बीटा स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर टी बाई, ये वेलोसिटी इतनी आ गई, इसको वहां पुट कर दो तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस क्या आ जाए बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर बी की पावर 4 टी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर एम बीटा की पावर 4 टी स्क्वायर बाई 8, ये वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऐसा एम बीटा की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 8। और बोलो बच्चों, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ जो एस आया, मतलब उसके बाद क्या अपन ऐसा भी कर सकते थे यहां पर कि आप वेलोसिटी को ना यहीं से बीटा रूट एस से, एक और मेथड इसका क्या हो सकता था, आप एक्सेलरेशन निकालो ही मत और सीधा क्या है, ये जो वेलोसिटी लिखा हुआ है बीटा रूट एस, इसको आप सीधे क्या लिख लो, डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी तो लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एस बाई रूट एस इज इक्वल टू बीटा डी टी, और इसको इंटीग्रेट, डी एस बाई रूट एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 बीटा टी, क्या हो जाएगा 2 रूट एस, तो स्क्वायर कर दो तो 4s बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो s की क्या वैल्यू आ गई, टी स्क्वायर बाई 4। अब वेलोसिटी पता करना है, तो बीटा स्क्वायर बाई टू टी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, बीटा स्क्वायर टी बाई 2, नहीं वही आ गई वेलोसिटी। ये वाला मेथड क्या है आपके दोनों केस में काम कर जाएगा, इसमें हमने परवाह ही नहीं करी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं है क्या है, छोड़ो, आपने डायरेक्टली वेलोसिटी को ds बाई dt लिखा, हमने कहा यार अपने को तो वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में चाहिए ना, तो अपन तो पहले सब टाइम के रिस्पेक्ट में ही काम कर लो, तो s को टाइम के फंक्शन में निकाल लिया, और एक बार s टाइम के फंक्शन में आ गया तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में आ गई तो काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, है ना। और बोलो, ये लो,
11 11 क्या है बेटे? वो पार्टिकल को खींच रहे हैं बस। अच्छा ये वाला है। ओके, देखो इसमें क्या है भैया कि अच्छा मानो कि आपको क्या करना है, जैसे इसमें कैसा दिया हुआ है हमें, स्प्रिंग दी हुई है, और वो मासलेस सपोर्ट्स दिए। है ना? क्या है सपोर्ट्स का नाम? M1 M2, लेफ्ट वाला M2, राइट वाला ये M2 है ना, और ये क्या है? ये स्प्रिंग 1, ये स्प्रिंग, ठीक है। इनके फोर्स कांस्टेंट्स हमें दिए हुए हैं K और 4K, ऐसा कुछ दिया हुआ है। S1 एंड S2 विद स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड 4। इसका है K, इसका है कितना? 4। ये ब्लॉक का कुछ मास M है। ये M1 और M2 मासलेस, M1 M2 आर मास। ये क्या बोलते हैं कि हमने इस मास को x डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस किया और वहां से रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन S2 जो होता है वो y के बराबर होता है। तो x और y का, अब देखो क्या होगा जब हम m को डिस्प्लेस करेंगे, तो क्या M2 दीवार से कांटेक्ट छूट जाएगा? क्योंकि देखो क्या होगा, मान लो टेम्परेचर थोड़ी देर नहीं छूटा, मान लो नहीं छूटा, तो S2 में इलोंगेशन हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगी तो M2 पे फोर्स लगाएगी, और जैसे ही M2 पे फोर्स लगेगा, M2 इज मासलेस, तो M2 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज नॉन जीरो ऑन M2, मास इज जीरो, तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि M2 फटाफट से एग्जैक्टली उतना ही चलेगा जितना M चल रहा है, सो दैट M2 पे नेट फोर्स हमेशा कितना लगा रहे? जीरो, सो दैट उसका एक्सेलरेशन जो है वो फाइनाइट रहे, M के बराबर रहे, लेकिन फाइनाइट। मासलेस ऑब्जेक्ट है ना, मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हमेशा कितना होना चाहिए? जीरो। तो क्या होगा जब आप M को डिस्प्लेस कराओगे राइट साइड में, तो S1 स्प्रिंग तो कंप्रेस होगी, बट S2 विल नॉट गेट इलोंगेटेड और कंप्रेस। M2 और M साथ साथ मूव करेंगे तो ये नेचुरल लेंथ में ही बनी रहेगी। तो क्या होगा जब ये X पोजीशन पे चला जाएगा और वहां से जब अपन ने सिस्टम को छोड़ा, तो सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, वो जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग इलोंगेट होगी, M को राइट लेफ्ट में पुश करेगी, M को लेफ्ट में, अब जब M लेफ्ट में मूव करेगा तो ये M2 भी M के साथ साथ मूव करेगा और वापस इस पोजीशन पे आ जाए। वापस इस पोजीशन पे आने तक M वुड हैव एक्वायर्ड सर्टेन वेलोसिटी, मतलब ये एनर्जी पूरी की पूरी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद क्या होगा, अब M2 दीवार के भिड़ चुका है, अब और आगे नहीं जा सकता, लेकिन M के पास तो वेलोसिटी है, तो M तो लेफ्ट में जाएगा। ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी और M1 इसके साथ साथ लग लेगी, क्योंकि M1 को अब एडजस्ट करना है अपने आप को ऐसे कि उस पर नेट फोर्स जीरो लगता रहे।
तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये कंप्रेस करते करते एक समय ऐसा आएगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब कि पूरी की पूरी एनर्जी अब सिस्टम की जो थी वो किसके पास चली गई, H2 के पास। तो हाफ 4k इंटू वाई का स्क्वायर, हाफ के से हाफ के कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4y स्क्वायर के। तो x किसके बराबर आ गया, x बाई वाई का रेशो आ जाएगा इससे, है ना। और बोलिए, हो गए बाकी। सर्कुलर मोशन से बोलो, 1 लाओ। ओके, तो देखो कुछ तो बता दे तुमको, जैसे 1 बता देते हैं। 1 में क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर इक्वल स्पीड से चल रहे हैं। पी की स्पीड है 5 पाई 2 पाई 3 पाई। हाँ, 5 पाई 2 पाई 3 पाई, द टाइम एट विच दे ऑल मीटर्स। तो देखो क्या होगा, हम क्या करें, किसी एक को रोक देते हैं, है ना। इसको रोक दिया मान लो मैंने, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये 3 पाई रेडियन पर सेकंड की रेट से कम होने लग जाएगा, है ना। और इन दोनों के बीच का एंगल ये पाई रेडियन पर सेकंड की रेट से बढ़ने लग जाएगा। नहीं, क्योंकि वो 2 पाई से जा रहा था, ये 3 पाई से, तो ये उससे 1 पाई ज्यादा से जा रहा है। तो ये वाला एंगल पाई रेडियन पर सेकंड से बढ़ेगा, और ये वाला एंगल 3 पाई रेडियन पर सेकंड से कम, है ना। अब देखो तीनों को मिलने का मतलब क्या है, इन, ये तो इसको तो रेस्ट पे मान ही लिया, अब ये तो यहीं पे रहेगा। ए को इधर आना है और सी को उधर जाना, ठीक है। तो ए यहां पे किन किन टाइम पे आएगा, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई। इधर से उधर तक जाने को कितना टाइम लगेगा, पाई बाई 2 कितना, 3 पाई रेडियन पर सेकंड से। उसके बाद दोबारा आएगा, कब, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, पाई बाई 2 चला और 2 पाई और चला, फिर पाई बाई 2 प्लस 4 पाई अपॉन। इन सारे टाइम पे ए बी से मिलेगा, तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, 1/6 सेकेंड, 1/2 प्लस 2 बाई, ये तो कितना आ जाएगा ये 5/6, और ये कितना हो जाएगा 9/6 एंड सो ऑन। इतने टाइम पे मिलेगा, ये दोनों आपस में इतने इतने टाइम पे मिलेंगे। मतलब हर बार 4/6 ऐड होता है, अगला होगा 13/6, 19/6, और ये वाला उसको कब कब मिलेगा, यहां से वहां तक जाने में कितना एंगल कवर करना पड़ रहा है इसको, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, कितने से चल रहा है ये। फिर अगली बार 3 पाई बाई 2 प्लस बाई, फिर 3 पाई बाई 2 प्लस 4 पाई बाई पाई। तो हर बार 2-2 सेकंड का टाइम ऐड होता जाएगा। ये वाला टाइम कितना आ रहा है 3/2, अगला आएगा 3/2 प्लस 2, यानी कितना
7/2, फिर अगला आएगा 3/2 प्लस 4, मतलब कितना 11/2 एंड सो ऑन। नहीं, तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि इनमें से कोई एक इससे मैच हो जाए। तो ये हम लोग तो कैसे करते हैं इसको, ऐसे 1/6 प्लस सम n टाइम्स 4/6 इज इक्वल टू 3/2 प्लस m टाइम्स 2, है ना। और इसको आप क्या लिख लो, 2/3। तो क्या हो जाएगा, n इंटू 2/3 माइनस m इंटू 2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/6। कितना एलसीएम आ गया, 6, 2 3 जा 6, 9 माइनस 1, 2 इंटू n/3 माइनस m, कितना आ गया 2/3 के बाद। ये ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 2/3 इक्वल टू m। नहीं, तो n की क्या वैल्यू रखूं कि m मतलब ये पूरा एक इंटीजर आ जाए, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, n की 4 रखो, नहीं सॉरी 4 नहीं 5, 5 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा 1, और m कितना आ जाएगा 1। नहीं, है ना। तो m 1 आ गया, इसका मतलब टाइम कितना हो गया 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2 मतलब कितना 7/3, 7/2, है ना। भाई m की वैल्यू पता चल गई ना मेरे को, सॉरी m की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1 आ गई थी। कितना आंसर आ रहा है इससे हमारा यहाँ, 7/2 आ रहा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है। तो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि मतलब वो फर्स्ट वाले का जो थर्ड टर्म है वो भी 3/2 है ना, तो फर्स्ट टर्म वो 3/2। हाँ 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 हाँ, ये डायरेक्टली ये देखो ना यार, ये कितना लिखा हुआ है 3/2, ये भी कितना लिखा हुआ है 3/2, 3/2, टाइम कितना आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा ऐसे करने से क्यों नहीं आ रहा था, ये इसमें क्या दिक्कत हो रही थी। हम्म, मतलब m की वैल्यू आनी चाहिए थी 0। हाँ, अरे एक वो वाला सॉल्यूशन हमने नहीं किया ना, हमने m को 1 लाने की कोशिश किया। अगर आप n को 2 रख दो तो m 0 आ जाएगा ना। ये वाला सॉल्यूशन भी तो एक्सेप्ट करेंगे अपन। यू पुट n एज इक्वल टू 2, तो m कितना हो जाएगा 0। n को 2 रखो मतलब यहाँ पे ही तो पहुंच गए आप। ये n इक्वल टू 0, ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, और m को 0 मतलब ये वाला, तो ये 3/2 से वो 7/2 अगला टाइम आ जाएगा एक्चुअली। इट इज द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे मीट टुगेदर। पहली बार तो 3/2 पे, अगली बार 7/2।
चलो ठीक है भाई, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी तुम व्हाट्सएप पे भेजो मेरे को, ठीक है? ओके बेटा।